कभी पूरे मुल्क को धमाके से उड़ा देने की बात, कभी ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात, कभी यूरोप को धमकियां, कभी नेटो को धमकियां। इन चीजों की वजह से अमेरिका का जो तशख्खुस है वो बहुत बुरी तरह तब्दील हो गया है। मिसाल के तौर पे ये यूरोप से एक सर्वे आया है और यूरोपीय अवाम ने अमेरिका को चीन से बड़ा खतरा करार दे दिया है। अब ये कैसे हो गया? यूरोप में किए गए एक हालिया सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप मुखालिफ बयानात के बाद यूरोपीय अवाम के ख्यालात में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली आ गई है। एक बड़ी तादाद अब अमेरिका को चीन के मुकाबले में ज्यादा बड़ा खतरा समझती है। 36% यूरोपीय ममालिक में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि अमेरिका यूरोप के लिए बड़ा खतरा है, जबकि 29% ये समझते हैं कि चाइना यूरोप के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि माजी में रशिया और चाइना को बड़ा खतरा समझा जाता था, लेकिन अब बड़ा खतरा अमेरिका को समझा जा रहा है। ये अमेरिका ने अचीव किया गुज़िश्ता सिर्फ चंद महीनों में। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी रफ्तार से ये काम दिखाया। अच्छा, इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स को भूल नहीं सकते। इनमें एक किरदार तो पेड्रो का है, जो स्पेन के वजीर आजम है। ये बहुत दलेर आदमी है, बड़ा खुलकर बात करता है और सही बात करता है, टका कर बात करता है, तो बड़ा मकबूल भी है। और फिर इसके बाद मैक्रोन को इसके रास्ते पे चलना पड़ा, दीगर रहनुमाओं को इसके रास्ते पे चलना पड़ा, क्योंकि यूरोप में यह बहुत मकबूल हो गया। फिर जॉर्जिया मेलोनी, आपको याद होगा वो खातून जब शहबाज शरीफ साहब सलूटे मार मार के डोनाल्ड ट्रंप की अंधाधुंध तारीफें कर रहे थे, उस वक्त एक खातून पीछे मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी, जॉर्जिया मेलोनी। वो वहां पे तो चुप करके खड़ी थी हाथ मुंह पे रख के, लेकिन जब आप उन्हें बोलते हुए सुने तो आपको आइडिया होता है कि ये कितनी बड़ी लीडर है और कितना जबरदस्त तरीके से बोलती है। वो खातून ने भी एक रोल प्ले किया। और अब ऐसा हो रहा है कि यूरोप के 4 ममालिक कम से कम अब तक, और ये बड़े ममालिक हैं, जो इसराइल से अपने दिफाई ताल्लुकात या मुआहदे खत्म कर चुके हैं और इसराइल से दूर चले जा रहे हैं। बल्कि हंगरी के अंदर एक वजीर आजम था जो इसराइल को बहुत सपोर्ट करता था, डोनाल्ड ट्रंप का खास आदमी था। वो वहां पे 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन हार गया, उसका मुखालिफ 2/3 अक्सरियत से जीत गया। और वहां जो नया आने वाला वजीर आजम है उसने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर यहां पे आता है नेतन्याहू तो आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक, वारंट के मुताबिक उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो यूरोपीय अब ये समझते हैं कि अमेरिका हमारे लिए चीन से ज्यादा बड़ा खतरा है। प्रेस टीवी की एक खबर आई है और उसमें ईरान ने एक बड़ा मुतालबा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। प्रेस टीवी ने इस खबर को कंफर्म किया है। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है जो ईरान ने चला है। एक ऐसी सफारती कोशिश उन्होंने की है जिसमें वो डिमांड करते हैं कि इसराइल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी तफसीलात जो है वो सबमिट करे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के सामने। यानी IAEA जो है वो ईरान के तो पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के पीछे भी बड़ा अरसा पड़ा रहा, लेकिन खामोशी के साथ इसराइल ने कितने हथियार बना लिए, एटमी कुव्वत कैसे बना, उसके बाद कितने हथियार हैं और कितने एटमी वॉरहेड्स हैं, इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी, बल्कि मगरिब सारा का सारा चुप करके बैठा रहा। अब ये मामला ईरान ने उठाया। अगर इस मामले के ऊपर रशिया, चाइना, यूरोपीय ममालिक मिलकर बात करते हैं, पाकिस्तान को भी इस पे बात करनी चाहिए, तो फिर पूरी दुनिया में रोला पड़ेगा कि इसराइल के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखें, सबके ऊपर हमला जो कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। अभी अटैक करने का इस वक्त, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कतर के ऊपर भी इन्होंने बम मार दिए थे, तो अटैक करने में तो ये 1 मिनट लगाते हैं। इसराइली, इनका तो झाका खुला हुआ है, लिहाजा इनके पास एटमी हथियार होना ज्यादा खतरनाक बात है। तो इसमें अब ईरान ने एक मुतालबा किया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। ईरान और अमेरिका ने जो जो जहाज पकड़े गए हैं या जिन जिन जहाजों को उन्होंने रोका है या जिनको वहां पे सीज किया है, उनकी वीडियोस डालना शुरू कर दी हैं। जो ईरानी तेल लेकर जा रहे हैं उन जहाजों को अमेरिका पकड़ता है, वीडियो डाल देता है। जो ईरानियों की रोकने की सलाहियत है, जिस तरह वो रोकते हैं और सीज करते हैं, साइड पे ले जाते हैं, वो भी वीडियो जारी करते हैं। उधर ईरान ने एक और स्टेटमेंट जारी किया है और यह दावा ईरान के अंदर से किया गया है कि जो हुर्मुज टैक्स लिया जा रहा है, अब नए हुर्मुज पे जो टैक्स लिया जा रहा है, उसकी पहली आमदनी ईरान के मरकजी बैंक में जमा करवा दी गई है। यह दावा भी सामने आया है। अच्छा, अब यहां पे एक नया ईरान है। ईरान की एक नई क़यादत है जो पुरानी क़यादत में से निकल कर आई है। ऐसा नहीं है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन वहां पे मुकम्मल हो गया, बल्कि ज्यादा सख्त गीर लोग आ गए हैं। मुश्तबा खामनेई के बारे में कहा जाता है कि वो जख्मी है और वो बहुत तकलीफ में है, बहुत जख्मी है, लेकिन इसके बावजूद वो लीड कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपना पूरा खानदान खोया है। अब ऐसा आदमी किस लेवल पे रिएक्ट कर सकता है, ये अंदाजा आप थोड़ा सा उनकी कैफियत में जाके सोचे तो आपको हो जाएगा। रजा पहलवी, जिसको ये जंग शुरू होने से पहले ऐसा लगता था कि वो ईरान चला जाएगा, उसको ईरान की सरजमीन पे उतारा जाएगा और वो ईरान का बादशाह बन जाएगा और सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, ये बर्तन में इसके ऊपर कैचअप फेंक दिया एक बंदे ने। लंबे बालों वाला आदमी पीछे पीछे आ रहा था। रजा पहलवी वहां पे सामने मुजाहिरीन खड़े हुए थे ईरान के,
ये उधर को जा रहा था, हाथ हिला रहा था कुछ इसके हमायती को, मुखालिफ, इस तरह वो चलता रहता है। तो जो रजा पहलवी है वो जा रहा था, पीछे एक लंबे बालों वाला शख्स था, वो ऐसे लग रहा था जैसे मीडिया वाला। वो अचानक पीछे से आता और इसकी गर्दन के ऊपर और पूरे वो सूट के ऊपर पीछे से केचप फेंक देता है। वो रंग फेंका, वो केचप ही लग रहा था देखने में। तो बाद में लोगों ने उसको, जो सिक्योरिटी वाले हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया, लेकिन काफी ठीक ठाक बेइज्जती रजा पहलवी की हो गई है। जो लोग अपने मुल्क के लोगों के बारे में नहीं सोचते, जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, जो फस्तायत के आला कार बनते हैं, जो बैरूनी हाथों में खेलते हैं, फिर जब वो अपनी कौम के हत्थे चढ़ते हैं, तो ये वाकयात हमने देखा, पहले भी होते रहे हैं। ग्रीन खित्ते की सूरत बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है, रोजाना की बुनियाद पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान में कंफ्यूजन है। पाकिस्तान की सरकार को कंफ्यूजन इस बात की है कि पाकिस्तान ने खड़े कहाँ होना है, जाना कहाँ। अगर फुल फ्लैज वॉर हो जाती है तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है और इसके अलावा अमेरिका का एक दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर रहेगा और इसराइल की तरफ पाकिस्तान का एक झुकाव भी बढ़ता जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस में जाने के बाद। तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी। एक कंफ्यूजन के माहौल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी जाने जाते हैं, वो वक्तन फवक्तन ईरान के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। उनका ये कहना है ईरान ने हमारी बेइज्जती करवाई, ईरान ने हमारी नाक नीचे लगवाई, ईरान ने हमारे साथ धोखा किया। इस किस्म के बयानात वो लोग दे रहे हैं। फील्ड मार्शल खुद गए लेकिन ईरान नहीं माना। देखिए, ईरान जंग के दौरान नहीं माना। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमला किया किसने, आगाज किसने किया लड़ाई का। लड़ाई का आगाज किया अमेरिका ने और ईरान ने। आयतुल्ला खामनाई जो सरबराह है मजहबी नौयत के, ईरान में सुप्रीम लीडर है, उन्हें कत्ल किसने किया? अमेरिका ने और इसराइल ने। मासूम बच्चियों को पहले ही हमले में कत्ल कर दिया गया, बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। अब ये सारी चीजें होने पर ईरान ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने बहुत मार खाई लेकिन सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो जवाबी कार्रवाई करते रहे। तो अब वो सिर्फ इसलिए सरेंडर कर दें क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप कुछ मुतालबात ज्यादा तस्लीम कर दें, हालांकि बात बन गई थी। और ये जो बात बन गई थी, इसकी गवाही पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारे सहाफी आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू हो गए हैं। जो पहले बोलने से डरते थे उन्हें भी अब जुबान लग गई है। और अमेरिकन मीडिया खुद बता रहा है कि यह बात बन गई थी कि ईरान आबना हुर्मुज़ को खोल रहा था इस शर्त पे कि अमेरिका नाकाबंदी फौरी तौर पे खत्म कर देगा और बाकी चीजें मुज़ाकरात में जाकर तय हो जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी को एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया। इस वक्त अमेरिकी ताकत खित्ते में कहां कहां जमा हो चुकी है और किस तरीके से वो ईरान को घेरा डाल रहे हैं, इस पे मैं आपको मैप पे लेकर जाऊंगा। यानी हमें एक दफा फिर जाना पड़ेगा मैप पे और चलते हैं मैप पे। जी नाजरीन, तो ये है मैप और ये जनाब अमेरिका और ये वो रीजन है जहां लड़ाई चल रही है या जहां पे सारा फड्डा है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि समंदर कौन कौन से हैं। सिर्फ ये मैं आपको दिखाने के लिए वर्ल्ड मैप मैंने आपको दिखाया, पूरी दुनिया का नक्शा है ये, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहां पे समंदर कौन कौन से हैं। इसे कहते हैं पर्शियन सी। ये समंदर जो है ना, ये अरब ममालिक और ईरान के बीच में। ये अरेबियन सी है, ये इंडिया और पाकिस्तान के सामने, ओमान के सामने ये वाला है। इसे गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं, लेकिन ये इंडियन सी है। और इसके बाद ये वाला जो एरिया, इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये तीन समुद्रों को आपने याद रखना है, 1, 2 और ये 3। और ये रेड सी है, ये सऊदी अरब और अफ्रीकी ममालिक के बीच में रेड सी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये सिर्फ आप ये नक्शा देख लें, उसके बाद जरा यहां पे आप आ जाए और आपको जरा क्लियर करके मैं दिखा देता हूं। ये जनाब ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये बिल्कुल छोटा सा एरिया है गल्फ ऑफ ओमान। ये आबना हुर्मुज़, ये इसके बाद गल्फ ऑफ ओमान। ये वो जगह है जहां से अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है पाकिस्तान और ओमान के बीच में। और ये वाला जो समुद्र का बड़ा हिस्सा है, ये अरेबियन सी भी इसको कहते हैं, इंडियन ओशियन भी इसको कहते हैं। तो ये एरिया अलग है। ये रेड सी है, यहां से नीचे से ये आपको बाबे मंदब नजर आ रहा है, यमन के बिल्कुल साथ, अफ्रीका और गल्फ ममालिक के बीच में, खलीजी ममालिक और अफ्रीका के बीच में, यमन और जबूती के किनारे पे ये एक बीच में एक एरिया है जिसको आप कहते हैं, ये मैंने आपको निशान लगा दिया, ये वाला एरिया, इसको आप कहते हैं बाबे मंदब। ये साथ आगे शुरू होता है रेड सी, और ये सारा वो मेडिटेरेनियन सी है जो जाके यूरोपीय ममालिक के साथ लगता है। यूरोपीय ममालिक उस तरफ आते हैं, यहाँ ऊपर तुर्की है, नीचे मिस्र है, ये शाम है और ये इसराइल है और गजा भी वहीं पे है। अब आ जाए उस फाइनल मैप की तरफ जो सारी हकीकत बता रहा है। ये देखें आप, इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के जहाज कहां कहां पहुंच गए और किस किस जगह पे अमेरिका के अड्डे मौजूद है। ये जी अरेबियन सी या इंडियन ओशियन, एक अमेरिकी बहरी जहाजों का जो अड्डा है वो यहां पे है। वो यहां पे इन्होंने बना लिया समंदर के अंदर, और यहां पे इन्होंने अपनी फौजी ताकत इकट्ठी कर ली है अरेबियन सी के अंदर या इंडियन ओशियन के अंदर। और ये ईरान का ये वाला एरिया यहां से इन्होंने कंट्रोल किया। दूसरा, अरब ममालिक को क्रॉस करें तो यहां पे रेड सी आ जाता है, मैंने आपको पहले दिखाया था। एक अमेरिकी बहरी बेड़ा वो ये यहां पे इन्होंने पहुंचा दिया, यहां पे आके खड़ा है। और अब जो अमेरिकी बेड़ा एक और आया पैसिफिक ओशियन से निकल के, वो यहां पहुंच गया। ये इसराइल की बैक साइड पे, यहां पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर इनका एक बेड़ा पहुंच गया। तो ये तीन तरफ से इन्होंने ईरान को घेरा डाला इस वक्त तक। अगर लड़ाई हो जाती है
और लड़ाई बढ़ जाती है। पाकिस्तान इस वक्त कंफ्यूज है, पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी अकाउंट्स हैं या जो करीबी लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे ये बात करना शुरू हो गए कि ईरान ने ज्यादती की। ये पहले भी कर रहे थे और पहले कुछ मैसेजेस भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की जानिब से या डायरेक्ट उनकी जानिब से सहाफियों को भिजवाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि ईरान की मजम्मत शुरू करो। तो हमें यह पता है कि जिस वक्त सऊदी अरब दबाव डालेगा, क्योंकि बहुत पैसा दिया सऊदी अरब ने, तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक और साइड हो सकती है जहां से कुछ दबाव ईरान के ऊपर बढ़ाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान नहीं भी करेगा तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। वजह यह है कि सऊदी अरब और सऊदी अरब का पैसा, अभी हमने यूएई का पैसा वापस किया, सऊदी अरब से लेके वापस किया, यहां से पैसा लिया, यहां पे वापस कर दिया। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, हमारे ऊपर पैसा उतना ही चढ़ा हुआ है, शायद उससे ज्यादा चढ़ गया है, क्योंकि और कर्जा भी हम लेते चले जा रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है खित्ते में जहां पे अमेरिका ने अपनी इतनी फौज लाकर इकट्ठी कर दी है कि इस फौज के साथ पूरी एक जंग लड़ी जा सकती। पहले इस रीजन में अमेरिका ने कभी इतनी ताकत इकट्ठी नहीं की जितनी अब की है। वापस चलते हैं मेन स्टूडियो में। तो नादरीन, आपने देख लिया मैप के जरिए से कि सूरत इस वक्त क्या है और मशरिक वस्ता में ईरान को कैसे घेरा पड़ा हुआ है। अब ईरान इस घेरे को कैसे तोड़ता है, उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके अपने इत्तेहादी हैं, उसका अपना एक तरीकाकार है चीजों को डील करने का, और उसके हथियारों की नौइयत भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज और खड़ा हो गया है। ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने में 1 हफ्ता बाकी है। देखिए, जब भी कभी कोई जंग शुरू होती है तो अमेरिकी सदर बगैर इजाजत के कोई जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि वो 60 दिन में कांग्रेस से उसकी इजाजत ले या उसकी मंजूरी ले। अब कांग्रेस से मंजूरी लेने के लिए बाकी बच गया 1 हफ्ता। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी आइन के तहत ये जो है वो, यानी वॉर पावर रेजोल्यूशन जो है, ये एक अमेरिकी आइन है, कानून है, उसके तहत अमेरिका को, अमेरिकी सदर को अब ये इजाजत लेनी पड़ेगी और उसको हमायत दरकार होगी कांग्रेस की। 1 हफ्ता बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप के नंबर तो ठीक है, लेकिन बहुत थोड़े मार्जिन के साथ। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में रुकावट आ जाती है और कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाते हैं, इसराइल की लॉबिंग बहुत अच्छी है अमेरिका में, वो कंट्रोल करते हैं अमेरिकन सिस्टम को, ये अमेरिकन खुद कहते हैं, तो उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप मंजूरी लेने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को यह मंजूरी नहीं मिलती, ये एक संगे मील है जिसको अबूर करना होगा। अगर ये इतना आसान होता तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले कर चुके होते। अब उन्हें क्योंकि आखिरी वक्त में यह करना है, तो ये भी एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कैसे पूरा करते हैं। इसराइल ने बहरहाल ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहा है और वो बड़ी तबाही फैला सकता है। इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खानम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वहां जेल के बाहर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात किए जाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उन गिलों और शिकवों के साथ होता है जो गिले शिकवे किए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो नौरीन खानम ने इस सवाल के जवाब में वो कह रही थी, उन्होंने कहा जी कि बहादुर कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्मे की तकद्दुस की पामाली पर शोर मचाने वाले ये भी याद रखें कि वही लोग इनका जस्ते खाकी हिंदुस्तान में छोड़कर वापस आ गए थे। हिंदुस्तानी फौजियों ने खुद बताया कि वो कितना बहादुर सिपाही था जिन्हें आप वहां छोड़ आए थे। आपको मुजस्मे की तकलीफ तो है, इंसानों की कोई तकलीफ नहीं है। कम उम्र बच्चों की शहादत का कोई जिक्र नहीं। जिन घरों के चिराग बुझा दिए गए उनका कोई हिसाब नहीं। ये लोग अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों पर जुल्म करते हैं। क्या कभी सुना कि कुलभूषण के साथ सख्ती की गई हो या किसी और हिंदुस्तानी जासूस के साथ वैसा ही सलूक किया गया हो? उल्टा ये तो इसका नाम लेने से भी गुरेज करते हैं। कुलभूषण की मां और बहन की इज्जत देने पर ये फख्र महसूस करते हैं। ये कहते हैं जी फख्र हो रहा है, मगर अपने ही लोगों को इज्जत देना गुनाह बन जाता है। हमारे खिलाफ तो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं ये। यानी कुलभूषण यादव की बहनें आती हैं, माँ बहन आ जाए, कोई उसकी बीवी आ जाए तो उनको इज्जत देते हैं, उनके घर की खवातीन को। लेकिन इमरान खान जो साबिक वजीर आजम है पाकिस्तान, उसके घर की खवातीन को इज्जत नहीं देते। अच्छा, ये इमरान खान साहब की बहनें वहां बाहर जाकर बैठी हुई हैं और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो उन्होंने तो धरना देने का फैसला किया हुआ, वो वहां बैठ गई। अब पीटीआई के कारकुन अगर आप देखें तो आज बहुत बड़ी तादाद में आए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अब क्या ये लोग देर तक वहां पे ठहर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जैसे जैसे रात को सर्दी बढ़ती है, मौसम सख्त होता है और वक्त गुजरता है, तो बहुत सारे जो वहां पे वर्कर्स हैं वो उठकर घरों को वापस चले जाते हैं और थोड़े वर्कर्स जब रह जाते हैं तो पुलिस क्रैकडाउन कर देती है। यहाँ पे आलिया हमजा साहिबा ने, और पंजाब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जितने लोग पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, उनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो पंजाब से आए। खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हैं, लेकिन पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है और ये जेल पंजाब के अंदर मौजूद है, तो पंजाब से ज्यादा बड़ी तादाद में ऑब्वियसली लोगों ने आना था। तो लोग बड़ी तादाद में पंजाब से भी इकट्ठे हुए। आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन दी, लोग आ गए। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं वर्कर्स की हाजिरी लगेगी
और उन्हीं की तस्वीर और वीडियोस शेयर की जाएंगी जो आखिर तक पुरअमन अंदाज में इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद रहेंगे। ये उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के साथ देने के लिए आलिया हमजा साहबा ने इंस्ट्रक्शन जारी की है। बहरहाल पंजाब से बड़ी तादाद में वो कामयाब हुई हैं लोगों को पहुंचाने में। अडियाला जेल के बाहर इस फस्तायत और जुल्म के दौर में बड़ा मुश्किल होता है लोग अपने आप को आमादा करें, लेकिन लोग फिर भी बार बार निकल कर आते हैं। नाजरीन, साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ। आजकल वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं बार बार। सवाल हुआ कि साबिक कप्तान पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इमरान खान साहब को जेल में बंद किया गया है, लेकिन इसके ऊपर क्रिकेट वर्ल्ड खामोश है। ये सवाल हुआ और ये बाकायदा आर्टिकल लिखा है टेलीग्राफ ने, यानी एक बैनुल अक़वामी अखबार ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के ऊपर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ। उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो इतने बड़े क्रिकेट लेजेंड की ज्यादती उनके साथ हो रही है, उन्हें जेल में बंद किया है, इसके ऊपर बोल क्यों नहीं रहे, आवाज क्यों नहीं उठा रहे। तो शाहिद अफरीदी साहब का जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। यानी सवाल हुआ इमरान खान के बारे में, जवाब शाहिद अफरीदी दे रहे हैं, मैं खुश हूं कि फैज हमीद और दीगर अफसरान का एहतसाब हो रहा है। ये बात खुशाइंद है कि पाक फौज ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया है। अब जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब भी होना चाहिए। ये क्या जवाब है? यानी सवाल किया गया कि इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं बोलते, और ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तो जवाब आ रहा है जी फैज हमीद के साथ बिल्कुल ठीक हुआ और एहतसाब होना चाहिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाक फौज ने ये सिलसिला अपने आप से शुरू किया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। या तो क्रिकेट पे बात करें और सियासत पे बात ना करें, और अगर सियासत पे बात करनी है तो फिर सवालों के जवाब देना भी सीखें, क्योंकि जब आप सियासत करते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं। इमरान खान साहब की बहनें आज फिर अडियाला जेल के बाहर बैठी हैं और फिर मुलाकात नहीं होने दी गई, यानी मुलाकात का वक्त गुजर जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता। अब एक लम्हे के लिए आप देखें ना ये तस्वीर, यहाँ इमरान खान की बहनें पुलिस के एक बैरियर के पास बैठी हैं और इन्हें अपने भाई के पास नहीं जाने दिया जा रहा। ये तस्वीर हम तकरीबन रोजाना देखते हैं। कभी ये फुटपाथ पे बैठती हैं, कभी ये बारिश में भीगते हैं, कभी इनको बालों से पकड़कर घसीटा जाता है, कभी इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर तरह की जुल्म और ज्यादती इनके साथ की जाती है। कभी इन्हें उठाकर बहुत दूर दराज किसी इलाके में छोड़कर पुलिस भाग जाती है। इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं। बहुत सारा कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद एक अजीब सी खामोशी है पाकिस्तान में। हमें कहीं मोमबत्ती माफिया नजर नहीं आता, इंसानी हकूक की तंजीमें नहीं आती नजर, आवाज उठाने वाले औरत कार्ड वाले लोग हमें नजर नहीं आते। हैरत नहीं होती आपको ये सारा कुछ देखकर? एक लम्हे के लिए सोचिए कि आसिफा जरदारी या मरियम सफदर, ये दोनों में से कोई एक ऐसे बैरियर के पास बैठा हो अपने बाप से या किसी रिश्तेदार से मुलाकात करने के लिए, तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की तंजीमें, मीडिया के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे लोग ये क्या करेंगे? ये जनाब आसमान सर पे उठा लेंगे। आप सब जानते हैं कि उस सूरत में इन सब ने क्या करना था। छोटा सा वाकया हो जाता है ना शरीफ खानदान या जरदारी खानदान के साथ,